तो ये जो क्वेश्चन है ये एक तरह से पूरा क्वेश्चन है। आपको दो तरह के अभी इस साल बोर्ड में 8 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं है पैटर्न में, नहीं तो ये पहले इस टाइप का क्वेश्चन 8 नंबर में आता था, जिसके अंदर रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाना होगा, कैपिटल अकाउंट भी बनाना होता है और कैश अकाउंट। जैसे हम डेट का रिटायरमेंट का एडमिशन का क्वेश्चन करते थे, उसमें बैलेंस शीट बनाते तो बैलेंस शीट टैली होती थी, तो हम कहते थे क्वेश्चन सही है, ऐसा मान लेते थे। रिजोल्यूशन में कैश अकाउंट बनाएंगे और कैश अगर टैली हो रहा है, कैश का जीरो, तो हम मानते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है। लेकिन इस टाइप के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको इसलिए करने हैं कि भले ही 8 नंबर का नहीं आएगा, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए वो ट्रांजेक्शन जा क्या रहा है। हो सकता है वो रियलाइजेशन अकाउंट पूछेंगे, 90% चांसेस है कि आपके पास एक रियलाइजेशन अकाउंट का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन रियलाइजेशन के साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, वो भी हो सकता है, वो भी 8 नंबर में पूछा जा सकता है आराम से। ठीक है, क्योंकि 8 मार्क्स में कैश अकाउंट पे है तो कैश नहीं पूछा, तो आपको करना तो पूरा एक क्वेश्चन पड़ेगा, तो इसलिए ये क्वेश्चन कर लेना थोड़ा सा सही है, और जिससे आपको पूरा सीक्वेंस भी मालूम पड़ जाए कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ फ्लो होता है ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ मैंने रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया, कैश कैपिटल अकाउंट का बना लिया, कैश का नहीं बनाया तो कैश भी कर लेता हूं। कैश लेना है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, जस्ट अ मिनट, मुझे ये सब ठीक करना पड़ेगा। काम करता हूँ, आप म्यूट हो। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को। अब देखिए, सबसे पहले अपने को क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव लेना, वो सबसे पहले वो चीज कीजिए जिसके अंदर कुछ दिमाग ज्यादा नहीं लगना। क्या सबसे पहला बना दिमाग वाला काम क्या है, ये कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस उतारो। ए की कैपिटल कितनी है, 10,000, बी की है 10,000, तो मैं रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले मैं बैलेंस ले लेता हूँ दोनों के, 10,000 और ये क्या, इसमें तो कुछ लगना ही, सोचना ही नहीं। कैश अकाउंट का भी बैलेंस लिख लेते हैं, क्वेश्चन में जो दिया हो, क्वेश्चन में कैश दिया हो तो कैश, बैंक दिया हो तो दो बैंक, और दोनों दिया हो तो दोनों में से कैश एंड बैंक अकाउंट भी लिख सकते हो। और अगर क्वेश्चन में दोनों दिया है, मतलब मेरा कहने का मतलब कैश इन हैंड लिखा है तो कैश अकाउंट, यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखा हुआ है तो आपको बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन में कैश एंड बैंक लिखा है तो आपको कैश एंड बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। दूसरा चौथा ऑप्शन क्या हो सकता है, कैश अकाउंट भी और बैंक अकाउंट भी, तो दोनों में से एक में बैलेंस ट्रांसफर कर, मतलब आप दोनों अकाउंट तो बनाएंगे नहीं ना, कैश और बैंक एक ही बनाएंगे, तो आप क्या करो, या तो बैंक का पैसा कैश में डाल दो या कैश का पैसा बैंक में डाल दो, और सारी एंट्री बैंक के थ्रू करो या फिर सारी एंट्री कैश के थ्रू करो, तो दोनों को मर्ज कर दो। ठीक है, दोनों कर दिया हो। यहाँ पे कैश इन हैंड दिया था तो मैं कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना, 8,500, और कैश का डेबिट बैलेंस है तो यहाँ ले लिया मैंने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन।
8,500 ये बैलेंसेस लिख दिए सबसे पहले। तीनों अकाउंट एक साथ बनाने की कोशिश कीजिए, उससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, अब एक एक करके चीजें लेते हैं, जिसमें कुछ एक बार एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं तो आपको जल्दी समझ में आए। ए प्रॉमिस टू ए ने मिसेज ए का लोन ले लिया, वो मैं पे कर दूंगा, और ए ने स्टॉक भी ले लिया, तो ये तो पार्टनर ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बी ने आधे इन्वेस्टमेंट ले लिए डिस्काउंट पे, डेटर्स से इतना पैसा मिला, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का अपन ने पेमेंट कर दिया, प्लांट से इतना मिल गया, बिल्डिंग से ये मिल गया, गुडविल से ये मिल गया, बाकी के एसेट्स ये हो गए। एक पुराना टाइपराइटर था जो पूरी तरह से राइट ऑफ कर दिया था, उतना मिला, वो बी ने ले लिया, बहुत बढ़िया। मेरे को क्या चीज देखनी थी एडजस्टमेंट में मेन पढ़ के, कि ये पीएनएल अकाउंट इस लॉस के बारे में कुछ बोला तो नहीं है, इस जनरल रिजर्व के बारे में कुछ बोला तो नहीं है, तो कुछ बोला ही नहीं है। तो सबसे पहले, अब दूसरा सबसे अच्छा काम क्या रहेगा, ये लॉस, इस लॉस को ट्रांसफर कर दो कैपिटल में, सोचना ही नहीं, लॉस तो ट्रांसफर हो गई है। ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस, और जनरल रिजर्व था, जनरल रिजर्व भी ट्रांसफर कर। क्या रेशियो, क्या इनका रेशियो है, इनका दिया ही नहीं है, इक्वल लेंगे फिर तो, दिया ही नहीं है। रेशियो कहीं नहीं दिख रहा भाई मेरे को, रेशियो तो नहीं दे रखा, रेशियो नहीं दे रखा तो इक्वल। तो जनरल रिजर्व कितना दे रखा है 10,000, और लॉस कितना है 3,500, तो 3,500 है, तो 1,750, 1,750। ठीक है, जनरल रिजर्व 10,000 का था, और जनरल रिजर्व जो है ये हमारा है 10,000 का, तो ये 5,000 5,000 हमने, ये हो, ये जनरल रिजर्व हो गया, ये लॉस, ये इसका काम। देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, कैसे कैसे एक एक हमको करना क्या है डिसोल्यूशन में, ये सारे अकाउंट्स बंद करने। तो आपको मैं यहाँ समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, ये अकाउंट हमारा बंद हो गया, तो मैंने इसको रेड कर दिया, बंद, क्लोज, दिस इज नो मोर, हमारी बुक्स में ही नहीं है, क्लोज, ट्रांसफर हो गया। जनरल रिजर्व अकाउंट भी हमने बंद कर दिया, ये जनरल रिजर्व अकाउंट भी हमने बंद कर दिया, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट तो है, बैलेंस ट्रांसफर, ये जितनी एसेट्स रियलाइज करने वाली, गुडविल भी, गुडविल को भी रियलाइज करेंगे डिसोल्यूशन में। रिटायरमेंट डेथ होता है तो गुडविल को हम डायरेक्टली पार्टनर्स के डेबिट करके क्लोज कर देते हैं, लेकिन ये गुडविल डिसोल्यूशन है तो गुडविल बिकेगी। ये सारी एसेट्स को हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो मुझे एक एक चीज यहाँ से लेना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, सन्ड्री एसेट्स करके लिखते हैं, और यहाँ पे हम अंदर लिखते जाएंगे स्टॉक, स्टॉक कितने का ट्रांसफर किया हमने, 5,000 का, इन्वेस्टमेंट्स है 10,000, स्टॉक 5,000, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट्स 10,000, ये हो गया। ठीक है, और डेटा, अच्छा यहाँ ध्यान क्या रखना है, डेटर्स 20,000 से ट्रांसफर होंगे, प्रोविजन अलग से ट्रांसफर होगा क्रेडिट साइड, तो डेटर्स हम 20,000 से ट्रांसफर करेंगे। प्रोविजन में भूल नहीं जाऊं तो मैं प्रोविजन क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देता हूँ, मैं भूल नहीं जाऊं, मिस नहीं हो जाए। 2,000 क्यों मिस हो जाएगा, क्योंकि जब मैं लायबिलिटीज को ट्रांसफर करूंगा तो एसेट साइड का में लिखा है आइटम छूट जाएगा। प्लान कितना, 20,000, बिल्डिंग है 15,000, गुडविल 4,000, प्लान 20,000, बिल्डिंग, गुडविल, गुडविल भी ट्रांसफर करते हैं, गुडविल इज ऑफ 4,000, तो ये हमने सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को यहाँ पे, एसेट्स को ट्रांसफर, लायबिलिटीज तो भी करनी है, एसेट्स को मैंने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, दिस, और अब मैं क्या करूंगा, इन सब का एक टोटल लगाऊंगा इधर, एंड आई विल राइट इन द आउटर कॉलम। तो ये कितना हो गया, 35, 55, 74,000, ये 74,000 टोटल, एक बार देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से सही। मुझे सैलरी लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है, लायबिलिटीज को, सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000, बिल्स पेबल 8,000, तो ये कौन सी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल 8,000,
ये 1000 बिल्स पेबल। ये पार्टनर का लोन नहीं है, पार्टनर के स्पाउस का लोन है। अगर हस्बैंड वाइफ है तो उसकी वाइफ का लोन है, वाइफ हस्बैंड है तो वाइफ है तो हस्बैंड का लोन, स्पाउस, तो ये ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये लोन भी ट्रांसफर होगा। मिसेस बी लोन लिख सकता हूँ, जगह है मेरे पास, लोन। सर अगर पार्टनर का लोन होता है तो वो डायरेक्ट डायरेक्ट कैश अकाउंट में हाँ, ट्रांसफर। डायरेक्ट कैश अकाउंट से पेमेंट होगा, उसको हम ट्रांसफर नहीं करें। जैसे मैंने कल आपको समझाया था कि कैसे कैसे पेमेंट हो सकता है लोन का, प्रॉफिट लॉस में भी हो सकता है वो। अच्छा, एक जो नॉर्मल प्रैक्टिस ये समझी जाती है कि अगर कोई रिजर्व है एसेट के अगेंस्ट, तो जैसे कि ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है ये इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर है, तो इन्वेस्टमेंट्स को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को भी करेंगे, डेटर्स को ट्रांसफर करेंगे तो प्रोविजन भी ट्रांसफर। लेकिन ये जनरल रिजर्व जो है, ये जनरल रिजर्व तो किसी के अगेंस्ट में नहीं कोई ऐसा, तो ये डायरेक्टली कैपिटल में चला जाए। तो अगर कोई ऐसा, ये इसके लिए कोई रूल नहीं है, हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को डायरेक्टली कैपिटल में भी कर सकते हैं, लेकिन एक ये प्रैक्टिस चली आ रही सीबीएसई में कि अगर कोई ऐसा रिजर्व है किसी एसेट के अगेंस्ट है, तो एसेट जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो रिजर्व भी, और इसके पीछे एक रीजन है, वो सही है, वो मैं कभी बाद में देखेंगे। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि अगर कोई एसेट है उसके अगेंस्ट में कोई है, तो दो ही है आपके पास सिलेबस में, एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन और पीवीडीडी, और दूसरे रिजर्व है जो एसेट के अगेंस्ट नहीं होते, जनरल रिजर्व है, कंटीजेंसी रिजर्व है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है। ठीक है, इस टाइप के रिजर्व है, तो वो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। वर्कमैन कॉम्पनसेशन में एक चीज और प्रैक्टिस फॉलो की जाती है कि अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन के अगेंस्ट में कोई क्लेम है, तो वर्कमैन, जैसे ये थर्ड क्वेश्चन में वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड भी है और इसके अंदर क्लेम नहीं, इसमें वर्कमैन कॉम्पनसेशन का कोई क्लेम नहीं इस क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन आप जरूर ट्राई कीजिएगा, थर्ड वाला, इसमें सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट पूछा है और ये बिल्कुल बहुत परफेक्ट क्वेश्चन है 4 नंबर के हिसाब से। ठीक है, 6 नंबर के हिसाब से तो थोड़ा छोटा है, बाकी एक आध चीजें डाल के उसको 6 का भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है अपने को, अच्छा इसमें करंट अकाउंट भी दिया हुआ है, तो करंट अकाउंट, अब जैसे जब मैंने आपको बताया ना कैश और बैंक दोनों दे रखा हो, तो कैश का बैलेंस या तो बैंक में कर दीजिए ट्रांसफर और बैंक की सारी एंट्री कर लीजिए, या बैंक का कैश में ले आइए, सारी एंट्री कैश से कर। इसी ढंग से डिसोल्यूशन में अगर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट है, तो करंट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, करंट अकाउंट बंद हो गया और आप सारी एंट्री कैपिटल अकाउंट से हो। अब वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है, कभी कभी इसके अगेंस्ट में क्लेम होता है, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड के अगेंस्ट क्लेम है, तो चूंकि क्लेम हम रियलाइजेशन से पे करेंगे, तो फंड को भी हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे, और नहीं तो हम डायरेक्टली जो है कैपिटल में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है मैं रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। कितना है? 1000, वो भी मैंने ट्रांसफर कर। अच्छा, इन सब का टोटल मैं लगा रहा हूँ 48,53,000। तो ये हो गया मेरा, सब चीज ट्रांसफर हो गई, एसेट्स भी ट्रांसफर हो गई, लायबिलिटीज भी ट्रांसफर हो गई, पीवीडीटी भी हो गया, सब जो ट्रांसफर होने वाली चीज थी वो सब ट्रांसफर हो गई, गुडविल भी। अब मुझे बार बार बैलेंस शीट देखने की जरूरत नहीं। ए ने कहा कि वो मिसेस ए का लोन दे देगा और स्टॉक भी ले लिए, तो जब ए एसेट लेता है तो उसकी एंट्री होगी बाय एस कैपिटल, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। किस चीज का? क्योंकि उसने स्टॉक लिया, स्टॉक कितने में ले लिया? 5,000। एक कितने में लिया दिया नहीं है ना, अच्छा 4,000 में लिया, सॉरी 4,000 में स्टॉक लिया। तो बी का, ए मिसेस ए का लोन कितने में लिया दिया नहीं है, तो जितना है मिसेस ए का लोन 5,000 है तो 5,000 पार्टनर कैपिटल लायबिलिटी लेता है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स का लोन है 5,000। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया जिससे कि मैं चेक कर सकूं बाद में कि कोई चीज छूटी तो नहीं है।
बी ने आधे इन्वेस्टमेंट ले लिए 10% डिस्काउंट पे, तो इन्वेस्टमेंट कितने के 10,000 के, आधे मतलब 5,000 के, 10% डिस्काउंट मतलब 4,500 बाय 20 का। $4,500। $4,500 ठीक है। डेटर्स से बेच के कितना पैसा है 19,000। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ बाय कैश, और उसके अंदर सारी चीजें एक साथ लिखेंगे भाई, डेटर्स के अलग से सबका अलग अलग नहीं होगा। 19,000 डेटर्स से आया, और भी आगे आएगा चीजें। क्रेडिटर्स बिल्स पे, अब ये कहना क्या चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का पेमेंट 31 दिसंबर क्या है, 31 दिसंबर को फर्म डिसॉल्व होगी। 31 दिसंबर से एवरेज बेसिस में, एवरेज मतलब कोई 2 महीने बाद देना था 31 दिसंबर के, कोई 15 दिन बाद देना था, कोई अभी देना था, ऑन एन एवरेज सबका पेमेंट 1 महीने बाद आ रहा था। हमने अभी दे दिया तुरंत, और हमें उस पर 6% का डिस्काउंट कर दिया, तो हमें कितना पेमेंट देना था 38,000। तो 38,000 का पेमेंट ऑन एन एवरेज हमें 1 महीने बाद देना था, क्योंकि हमने अभी कर दिया तो हमें 6% से डिस्काउंट मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 38,000 में का जो पेमेंट देना था उस पर 6% हुआ हमारा 1 साल का डिस्काउंट। 6% पर एनम दिया है क्वेश्चन, तो 1 महीने का डिस्काउंट कितना हुआ हम ऐसे निकालें। तो हम ये निकालेंगे कि हमें एक्चुअल में कितना डिस्काउंट मिला होगा। तो हमें मिला होगा 190 रुपए का डिस्काउंट, अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो। 190, ये 190 का डिस्काउंट दोनों में मिला के मिला होगा। तो हमें 38 के पेमेंट के बदले में जो हमें पेमेंट करना रहा होगा, मैं वो 180 रुपीज कम करना रहा होगा। तो 36,000 सो 150 कम करना है। 150 आ रहा है क्या? हाँ 38,000 है ना? 30 है शायद। नहीं नहीं, बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स 30 दोनों, है, नहीं बिल्स पेबल तो क्रेडिटर। क्रेडिटर्स तो 30,000 का ना। हाँ तो वो ना, ये डिस्काउंट दोनों पे है ना, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों पे हमको डिस्काउंट। अरे एक साथ कर लिया। हमने एक साथ कर लेते, ठीक है ठीक है। तो दोनों को जोड़ देते हैं, हमको तो एक ही एंट्री करनी है, रियलाइजेशन तो कैश एक साथ कर लेते हैं। तो 190 हम इसमें से कम कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 37,810। तो हमें जो पेमेंट करना है वो है 37,810। ठीक है, ये हो गया। फिर बोले प्लांट हमारा बिक गया 25,000 में, प्लांट बिक गया 25,000, प्लांट इज 25, प्लान 25 हो गया। बिल्डिंग 40,000 में बिकी है, गलत कर रहा हूँ क्या, बिल्डिंग 40 में, सर प्लान 25 बिल्डिंग 40। फिर गुडविल 6,000 में, और बाकी के इन्वेस्टमेंट 4,500। और उन्होंने कहा है कि भाई आधे इन्वेस्टमेंट तो बी ने ले लिए और आधे इन्वेस्टमेंट हमने भेज दिए मार्केट में 4,500। ये हो गया हमारा, एवरीथिंग इज डन। ठीक है, ये हो। तो टोटल हमें जो एसेट्स बेच के पैसा, अब इसमें सीबीएसई ने एक बार इस बार ऐसा सिस्टम रूल बनाया कि यहाँ जो एसेट्स दे रखी, अगर किसी एसेट के बारे में क्वेश्चन में नहीं बोला हो, जैसे कि अभी हम देखते हैं, एक बार मैच करके देखते हैं कि सारी एसेट्स होगी कि छूटी तो नहीं। स्टॉक किसने ले लिया, ए ने लिया, बहुत अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट्स बी ने भी ले लिया और हमने कुछ इन्वेस्टमेंट्स बेच दिए। डेटर्स का भी पैसा आ गया। प्लान भी बिक गया, ठीक है, कुछ छूटा नहीं। बिल्डिंग भी बिक गई हमारी, और गुडविल भी, तो कोई एसेट छूटी नहीं। लेकिन सीबीएसई ये कहती है कि अगर क्वेश्चन में आपको यहाँ एसेट सारी दे रखी है और किसी एसेट के बारे में कुछ नहीं बोला है, मान लीजिए डेटर्स के बारे में कुछ नहीं बोला, तो आपको ये मानना है कि डेटर्स का पूरा जितनी वैल्यू है उतना पैसा मिल गया। लेकिन अगर गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला है, गुडविल क्यों, इनटेंजिबल एसेट्स, अगर इनटेंजिबल एसेट के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, कोई भी इनटेंजिबल एसेट है कुछ नहीं बोला है,
तो आप उसको रियलाइज नहीं करोगे। आप ये मानोगे कि उसका कोई पैसा आपको नहीं मिला। नहीं मिला इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ट्रांसफर तो होगा लेकिन यहाँ बैंक में कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई टेंजिबल एसेट के बारे में नहीं बोला तो आपको ये मानना है कि जितने वैल्यू की वो टेंजिबल एसेट है उतनी वैल्यू आ गई, बुक वैल्यू हमको मिल गई। तो अगर मान लीजिए प्लांट के बारे में, डेटर्स के बारे में, बिल्डिंग के बारे में नहीं बोला तो आप ये मानिए डेटर्स, प्लांट और बिल्डिंग हमने उसी वैल्यू पे रियलाइज कर दिया। ये सीबीएसई में बोला है क्लियर। लेकिन लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो लायबिलिटी तो हमें पे करनी पड़ेगी। जैसे अभी तक जो मैंने क्वेश्चन किया है उसमें मिसेस ए का लोन ए ने ले लिया, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का पेमेंट अपन ने ये कर दिया। अब मिसेस बी के बारे में अभी तक नहीं बोला, आगे बोलेंगे तो ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन कुछ नहीं करा तो भी मिसेस बी के लोन को पूरा पूरा पेमेंट किया जाएगा। तो लायबिलिटी पूरी पे की जाएगी, टेंजिबल एसेट बुक वैल्यू पे रियलाइज की जाएगी और इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू मान लेंगे कुछ नहीं रियलाइज। अब हमें आगे क्या बोला है? एक हमारे पास ओल्ड टाइपराइटर था, बुक्स में नहीं था। बुक्स में नहीं था मतलब बैलेंस शीट में नहीं था, मतलब इन एसेट्स में इंक्लूडेड नहीं है। नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, अनरिकॉर्डेड एसेट है। हमने बी ने ले ली, एस्टिमेटेड वैल्यू 300 में, तो हम उसकी एंट्री करेंगे बाय बी स्केप। ये टाइपराइटर है। अब मैं इन सब का टोटल कर लेंगे 500, ये आ गया 94 500। चलो ठीक, 94 तो yes ये हमारी एसेट्स रियलाइज। अब क्वेश्चन में कोई चीज छूटी तो नहीं है, वो अपने को चेक करना है। कैसे चेक करना है? एसेट तो सारी हो गई, लायबिलिटीज में मिसेस बी का लोन बचा हुआ है, तो मिसेस बी का लोन आपको कैश से एज इट इज पे कर देना। कितना? मिसेस कितना? 10,000, 10,000 मतलब 10,000। कभी कभी एक्सपेंसेस होंगे कि हमने कुछ खर्चे किए तो वो रियलाइजेशन टू कैश। ये पीबीडीडी ट्रांसफर हो जाएगा और इसका कुछ नहीं होगा, बस ये तो रिजर्व प्रोविजन है, क्लोज कर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इसका और कुछ नहीं होगा। अपने को वो सब देखना नहीं, अपने को तो लायबिलिटीज का पेमेंट करना है और अपने को देखना है कोई एसेट अगर छुट्टी है तो वो टेंजिबल एसेट तो नहीं। दैट्स इट। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे काम, और दैट्स इट, फाइन, लेट अस प्रोसीड। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे प्रॉफिट लॉस निकालना है, तो प्रॉफिट लॉस निकालना है तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों साइड का टोटल ले लेता हूँ तो मुझे इजी रहेगा। देख लेता हूँ प्रॉफिट है, पहले टोटल निकाल लेता हूँ। 9, 7, 16, 1,26,810 if that is correct. $1,57,000 credit side is more, तो प्रॉफिट हो रहा है। टू पार्टनर्स हम ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट कितना है? 1,57,000। तो now my profit is here 90। $30,490। एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ 30,490। रेशियो इनका इक्वली है तो ए एंड बी। ए बी तो ये आ जाएगा हमारा 15,245। ये दोनों का अमाउंट मिल जाएगा 15,000। दिस इज अब मुझे ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट खत्म। कैपिटल अकाउंट में जो जो एंट्री यहाँ से होनी है ले लेते हैं। देखिए यहाँ ए का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, उसने लोन लिया है बी का, मिसेस ए का, तो 5,000। तो बाय रियलाइजेशन कितना है? ए में आएगा 5,000। इसकी एंट्री मैंने क्या की? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, तो रियलाइजेशन में डेबिट में लिखा और ए के कैपिटल में क्रेडिट। फिर और तो यहाँ डेबिट में कुछ भी नहीं है,
क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन के ए डेबिट हो रहा है 4000 से, तो 2 रियलाइजेशन। $4,000 से ए डेबिट हो रहा है। फिर बी के कैपिटल डेबिट हो रहा है 4,000, तो इसी एंट्री में लिख लेता हूँ 4,500 बी हो रहा है। फिर बी में 300 रुपीज और जा रहा है, तो 2 रियलाइजेशन ये होगा। फिर अब ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट 15,245 ये हो गया, ठीक है। एंड दिस इज डन, ये हो गया हमारा। और चीज इसमें कोई छूटी नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल की क्वेश्चन होगी, ठीक है डन। अब मैं पार्टनर को पेमेंट करना है, यहाँ पे कोई पार्टनर का लोन है नहीं, वो एक चीज छूट जाती है। तो कैश अकाउंट बनाते समय हम रियलाइजेशन से एंट्री ले लेते, सब ले लेते हैं, लेकिन जो पार्टनर का लोन पे करना है वो पार्टनर का कोई लोन है ही नहीं। अब मुझे क्या करना है, पार्टनर को जो पेमेंट करना है टू कैश से मैं पेमेंट कर दूंगा, ए और बी, इनका अकाउंट बंद हो जाएगा। तो ये 15,000 30,245 ये क्रेडिट हो जाएगा हमारा 35,245। 35,245। ठीक है, तो ये दोनों अमाउंट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। नाउ डिफरेंस अमाउंट विल बी रिटन हियर, ठीक है। तो 5 आ जाएगा, 9 23,000 आ रहा है मेरा, 695। दिस इज 5 here, So 29,495. 29,495 ये अमाउंट। अब कैश अकाउंट में ले लेते हैं। तो कैश तो ये डेबिट हुआ कितने से, 94,500 से। इतनी की एसेट्स हमने बेची थी, तो ये कैश आया। कैश अकाउंट डेबिट, इसकी एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो हमने अपनी समझ के लिए अलग अलग लिखा है, लेकिन ये कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 94,500, तो 2 रियलाइज 94 टू रियलाइजेशन। $94,500 94,500 ही हो गया, ठीक है। दिस इज डन, ठीक ये हो गया। तो क्रेडिट में कैश एक ही बार आया, यहाँ पर डेबिट में कैश एक बार आया 3781, 2 बार आया। बाय रियलाइजेशन 47 47 40, अच्छा दोनों को जो 47,810, ठीक है। ये हमारा हो गया रियलाइजेशन। अब सिर्फ और तो कुछ बचा नहीं रियलाइजेशन में कैश का, अब बस और कहीं कैश है नहीं, सिर्फ ए और बी को पेमेंट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाय एस कैपिटल, ठीक है। ए की कैपिटल में आएगा 29,495 और बी में आएगा 23,695। Now this both the sides should tally 1,03,000 तो इधर का टोटल आ रहा है। डिफरेंस आ रहा है 1,000, check the total properly। 5, 5, 10, 19, 20, 10, 30 आ रहा है, 30, 30, 30, 30, 10, 19, 19, and then this is 21, 22। देखना 1,01,000 का डिफरेंस आ रहा है। 5, 10, 20, 10।
हाँ 1000 का कोई अमाउंट था, लेट मी फर्स्ट चेक दैट। ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ही था, ये तो हो गया। ये हमसे कहीं टोटलिंग में और कोई बैलेंस शीट में 1000 का, ये 1000 का एक ही अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। बाकी और तो कहीं हमने ऐसा कुछ लिखा नहीं है 1000। ठीक है, तो ये हमसे कहीं ना कहीं टोटलिंग में मिस्टेक हुई है। 74 ये भी ठीक है, 53 ये भी सही है। ये टोटल मैं चेक कर लेता हूँ इधर का। ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। ये भी ठीक है, सब टोटल तो सही आ रहे हैं भाई। 1000 का डिफरेंस आ रहा है, तो 1000 का डिफरेंस आना नहीं चाहिए। तो मैंने इसका सॉल्यूशन भी बनाया था, मैं उससे चेक कर लेता हूँ, मुझे कहीं गलती हुई होगी। एक ही पेज पे ले आता हूँ। ठीक है, तो ये इसमें 1 था। अभी तक जो मैंने किया, इसमें किसी को कुछ चीज पूछनी है तो फिर मैं आगे बढ़ के इसका देख लेते हैं डिफरेंस का। यहाँ तक कोई नो प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, एक काम करता हूँ, मेरे पास का मैंने सॉल्यूशन बनाया तो था, तो वो एक बार सॉल्यूशन भी टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखना पड़ेगा। थर्टी थ्री आना है, एक सेकेंड। This is what we have done now, and this is my original solution. इसमें 32,490 का प्रॉफिट आ रहा है, इसमें मैंने निकाला है 30,490। इसमें 2000 का डिफरेंस नहीं आ रहा, तो दिस आई हैव टू सी, ये देखना पड़ेगा। इसमें 149 आ रहा है। पीबीडीडी 2, ये पीबीडीडी नहीं जोड़ा लगता है मैंने ऊपर का, ओके। लेकिन ये 2000 का डिफरेंस है। 53,445 प्रोविजन। अच्छा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ट्रांसफर किया है इसमें। हाँ, तो हो सकता है पीबी, एक सेकेंड, पीबीडी ऊपर वाला नहीं जोड़ा होगा मैंने जल्दी में। 5 5 5 10 13 बराबर है, सही है। पीबीडी नहीं जोड़ा। जस्ट आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? स्क्रीन नहीं सर दिख नहीं दिख रहा है। रहा? अरे नो सर। हाँ, एक सेकंड, ये रहा ये। ये वाला जो टोटल लगा है, इसमें मैंने ऊपर का पीबीडी छोड़ दिया था गलती से। ये 159 हो रहा है टोटल। तो 159 ये सॉल्यूशन जो बनाया 126, ठीक है। ये प्रॉफिट हमारा फिर यहाँ पे 159, 1000 की और कहीं गलती। देखिए ऐसे कैसे कैसे मिस्टेक होती है। तो दिस इज 32,490। तो ये हमारा अमाउंट हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16, ठीक है। और फिर मिस्टेक दूसरी कहाँ पे, फिर 31, अच्छा ये 16 की वजह से ये 16 हो जाएगा, एंड देन दिस इज आल्सो 16, ये हो गया 15 31, तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 31, ये 31, 36, so this is 24,
दिस इज 30। तो फिर मिस्टेक कैश में आ जाती है। ये तो डेबिट साइड इज फाइन 47। तो मैंने मतलब 2000 की गलती रही होगी, मैंने गलती से 1000 को टोटल लगाया। ये 24। So this is coming to 103। मैंने इसमें सॉल्यूशन में टोटल लगाया तो ये सही होगा। 10 10 30। नहीं नहीं नहीं, 1000 का मिस्टेक है भाई, इस सॉल्यूशन में भी मिस्टेक है। 1000 से ये साइड का टोटल 104 आ रहा है, इस साइड का सॉल्यूशन 104 आ रहा है। तो ये 1000 का मिस्टेक जो है मेरे से सॉल्यूशन में भी हुआ है। तो मैं चेक कर लूंगा कहाँ पे गलती है, कहीं टोटली मिस्टेक हुई, आई विल चेक दैट। बट बेसिकली मैं इसका बना के भेज दूंगा करेक्ट करके, बट ये क्वेश्चन इस ढंग से होगा। तो अभी हमने जो डिस्कस किया है क्वेश्चन की मेथोडोलॉजी की, कैसे ये सॉल्व होगा, इसमें कोई चीज पूछनी तो पूछ लीजिए आप। आई विल चेक दिस थॉरली। मुझे पूरा नो सर, चेक करना पड़ेगा 1000 No, की sir. मिस्टेक कहाँ हो रही है, टोटलिंग वोटलिंग कहीं हो रही है। ठीक है, और कोई चीज पारुल पूछना चाह रही हो तुम? सर वो नेक्स्ट शीट कैसे सॉल्व करनी है? नेक्स्ट शीट कैसे Third वाली। सॉल्व करनी है? थर्ड, देखिए थर्ड वाली जो है हाँ, थर्ड वाली में तो जनरल एंट्रीज करनी है। थर्ड वाली में आपको अलग अलग सिचुएशन की हिसाब से जनरल एंट्रीज करनी है कि उसको कैसे हम करेंगे। थर्ड वाली में मैंने क्या किया है ना कि अलग अलग बुक से कुछ अलग अलग टिपिकल जो थे ट्रांजेक्शन्स, इसके जो जिसमें कंफ्यूजन होता है रिजोल्यूशन में, वो सारे छाट के लिए है। थर्ड वाली में आप देखोगे तो सब बहुत डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड जहाँ होंगे तो आपको तो जनरल सर एंट्री इसमें मतलब यही मतलब ये सब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने वाली एंट्रीज है ना? नहीं ट्रांसफर हो गए। आप ये मान के जब भी आपको जनरल एंट्री का क्वेश्चन आएगा रिजोल्यूशन में, तो आपको ये अज्यूम करना है कि वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। अगर कोई पूरा क्वेश्चन देते हैं, पूरा क्वेश्चन मतलब बैलेंस शीट दे दी और एडजस्टमेंट दिया और आपको जनरल एंट्री बोला, जैसे अभी हमने जो किया वो हमने अकाउंट्स बनाए, यही क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि जनरल एंट्री करनी है, पूरा क्वेश्चन देंगे बैलेंस शीट के साथ में और सारे एडजस्टमेंट, तो उसके अंदर आपको ट्रांसफर की एंट्री भी करनी है और रियलाइजेशन की एंट्री, मतलब एसेट्स रियलाइज करने की भी करनी है और ट्रांसफर। लेकिन जब क्वेश्चन सिर्फ जनरल एंट्रीज का है, जैसे फर्स्ट शीट जो थी जनरल करने, तो उसमें ये अज्यूम करके चला जाता है कि ट्रांसफर की एंट्री हो चुकी है, आपको सिर्फ बाकी। हाँ। तो ये वाली जो शीट है इसके अंदर भी आपको यही अज्यूम करना है कि ट्रांसफर की एंट्री हो गई है। नाउ यू हैव टू ओनली रियलाइज द एसेट्स। ठीक है, तो ये सिर्फ Yes, जनरल sir. एंट्रीज के हाँ प्रैक्टिस के लिए दिया है मैंने, जहां जहां वो मैंने छाट के दिया जानबूझ के कि जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद एक शीट और बचेगी फोर्थ वाली, वो थोड़े से उसके क्वेश्चंस अलग हैं, तुम इसको कर लो, फिर मैं एक दिन वो बता दूं। आज टुडे इज व्हाट, फ्राइडे है ना? Yes. थर्सडे, आज थर्सडे है ना? तो देखते हैं, तुमको एक दिन लगेगा, कल तुम सॉल्व कर लो, सैटरडे को या संडे को ले लूंगा। तो जो फोर्थ वाले क्वेश्चन है, फोर्थ, आप लोग भी ना तब तक एक काम कीजिएगा, रिदम एंड अदर्स आप लोग जो है खुश और माई भी वीडियो देख लेगी, कि तब तक आप फर्स्ट शीट तो कर ही लो, सेकंड शीट के कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो कर ही लेना संडे तक। तो मैं कोशिश करूंगा सैटरडे या संडे जो भी कन्वीनियंट होगा आप लोगों को भी और सबको, तो उस हिसाब से वो क्लास लेकर जो एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन रिजोल्यूशन के जो फोर्थ शीट में वो बता दूंगा सबको एक साथ। वो थोड़े से अलग है, बाकी है वो और ज्यादा सिंपल है, वो सिंपल है क्वेश्चन है, बट थोड़े सा उनका अप्रोच अलग है। तो आपका ये पूरा रिजोल्यूशन चैप्टर फिर हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. यस और सर। सर अक्टूबर से आप क्लासेस में थर्ड बुक या सेकंड बुक स्टार्ट कर रहे हो क्या?